हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम अकाउंटिंग इक्वेशन अपना क्लास 11 का एक चैप्टर शुरू किया था जिसमें मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए थे। साथ ही साथ मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे। उसी सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं और आज मैं उससे आगे के क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पहला पॉइंट है, मोहन commenced बिजनेस। मोहन ने बिजनेस शुरू करा है, इसका मतलब मोहन ने बिजनेस के अंदर कैश लगाया है और 50,000 रुपए बिजनेस में लगाए हैं। और आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये पैसा किसने लगाया, मालिक ने लगाया है 50,000 रुपए। सिंपल। अच्छा, आज मैंने थोड़ा सा चेंज ये किया जो कि मैंने कॉन्सेप्चुअल आपको समझा तो दिया, फिर भी मैं आपको बता दूं। वैसे मैं लिखता हूं एसेट्स बराबर लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल समझा दिया था, कैपिटल प्लस आउटसाइड लाइबिलिटी, यानी कि मालिक का पैसा और बाहर वालों का पैसा। ये मैंने प्रीवियस अपनी वीडियोस में, प्रीवियस लेक्चर में सब क्लियर करा है, आप जरूर वहां जाकर देखें। आज मैंने थोड़ा क्लियर लिखा हुआ है, कैपिटल प्लस आउटसाइड लाइबिलिटी। तो मालिक का पैसा मैंने यहां लिखा, अब जो भी बाहर वालों से कर्जा लिया जाएगा वो सब मैं यहां लिखता जाऊंगा। सिंपल सी बात। अच्छा, हमारे बिजनेस में मालिक ने 50,000 रुपए लगाए, हमने लिखा 50,000 रुपए कैश और साथ ही साथ लिखा 50,000 रुपए मालिक ने दिए तो कैपिटल। अब सेकंड पॉइंट है इसी के अंदर, सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है परचेज गुड्स। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। माल खरीदा है कैश में, कितने का, 30,000 रुपए का, है ना। तो 30,000 रुपए बिजनेस से निकल जाएगा, सिंपल। और 30,000 रुपए का आ क्या जाएगा, स्टॉक। क्या स्टॉक पहले से था, नहीं, पर अब है, हाँ बिल्कुल 30,000 का अब खरीदा है। क्या मालिक पे कोई असर पड़ेगा, नहीं, स्टॉक खरीदने पर मालिक पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और इस तरीके से हमारा न्यू इक्वेशन जो होगी तो वो हम लिखेंगे न्यू इक्वेशन। ये सेकंड ट्रांजैक्शन होने के बाद हमारे पास कैश 20,000 बचेगा, क्योंकि 50,000 कैश था, 30,000 गया, 20 बचेगा। अब हमारे पास स्टॉक भी है 30,000 रुपए का और साथ ही साथ 50,000 रुपए की कैपिटल भी है। अच्छा, सेकंड पॉइंट के बाद थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है माल उधार खरीदा है, परचेज गुड्स। परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। उधार माल खरीदा है, कितने रुपए का उधार खरीदा है, 20,000 रुपए का माल उधार खरीदा है। अच्छा, 20,000 रुपए का जब माल उधार खरीदा है तो पैसा तो जाएगा नहीं, आपको पता ही है। 20,000 रुपए का माल आ जाएगा और उधार खरीदा है, तो आप अच्छे से जानते हैं अभी तक तो हमारे बिजनेस के ऊपर सिर्फ मालिक का पैसा था। अब हमारे बिजनेस के ऊपर जिससे माल उधार खरीदा है, क्रेडिटर, अब उसका भी पैसा हो जाएगा। पहले क्रेडिटर का पैसा नहीं था, पर अब क्रेडिटर का पैसा है 20,000। सिंपल। और न्यू इक्वेशन देखते हैं कि हमारा इस ट्रांजैक्शन के बाद न्यू इक्वेशन क्या होगी। तो इस ट्रांजैक्शंस के बाद हमारी न्यू इक्वेशन होगी 20,000 हमारे पास कैश है, 50,000 का स्टॉक है। आज अगर हमसे कोई पूछे कैश कितना है, 20, कोई पूछे स्टॉक कितना है, 50। अच्छा, कैपिटल पे कोई असर नहीं पड़ेगा, मालिक का पैसा अभी भी 50 है, पर एक नया कर्जा और पैदा हो गया है। अभी तक तो हमारे बिजनेस के ऊपर सिर्फ मालिक का पैसा था, अब बाहर वाले का पैसा और है, 20,000 का उधार माल और खरीद के लिए आए। ये हमारी न्यू इक्वेशन। फोर्थ पॉइंट दे रखा है, परचेज गुड्स ऑन सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर रुपीज 12,000। लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000, सोल्ड फॉर रुपीज 12,000। 10 का माल हमने कितने में बेचा है, 12,000 रुपए में। हम अच्छे से जानते हैं 10 का माल 12 में बेचा, कह रहे हैं 12,000 तो कैश आ गया। सिंपल सी बात, 12,000 रुपए कैश आया, माल 10,000 का चला गया और 2,000 रुपए का फायदा।
सिंपल। अब जरा एक बात बताओ, 10,000 रुपए का तो माल, तो मेरी दुकान में माल रखा हुआ था 10 का तो माल गया, तो मेरी दुकान में 50 का माल था, 10 का दुकान से माल चला गया, तो मेरे पास 40 का माल बचेगा। अच्छा, ये 10 का माल मैंने महंगा बेच दिया, और आप अच्छे से जानते हैं कि एक बिजनेस हम क्यों चला रहे हैं, कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए। 10 का माल 12 का बेच दिया तो 2,000 का प्रॉफिट है, और बिजनेस के अंदर होने वाला प्रॉफिट किसका है? मालिक का प्रॉफिट है। सिंपल। और इस हिसाब से 32,000 कैश और 40,000 का माल है हमारे पास। अच्छा, और साथ ही साथ 52,000 रुपए हो गए अब मालिक के। पहले 50 थे, 2 का फायदा हुआ। फायदा हमें पता है मालिक को ही मिलेगा। बिजनेस के अंदर जो भी फायदा और नुकसान हो वो मालिक का है। और अभी भी 20,000 रुपए का हमारे ऊपर कर्जा है। इसके बाद ये है न्यू इक्वेशन। फिफ्थ पॉइंट लिखा हुआ फर्नीचर खरीदा उधार। हम अच्छे से जानते हैं व्हाट्स फर्नीचर ऑन क्रेडिट। हमने उधार फर्नीचर खरीदा 2,000 का, उधार खरीदेंगे पैसा जाएगा नहीं। फर्नीचर खरीदा तो स्टॉक पे कोई असर नहीं पड़ेगा, पर फर्नीचर खरीदा हुआ है हमने। क्या फर्नीचर पहले से था? नहीं। क्या पहले से था? नहीं। क्या पहले से था? नहीं। क्या पहले से था? नहीं। पहले से था? नहीं। पहले से था? नहीं। पहले से था? नहीं। पर अब है? हाँ बिल्कुल अब है। 2,000 का फर्नीचर खरीदा। अच्छा, फर्नीचर खरीदने पे मालिक पे कोई असर नहीं, क्रेडिटर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम फर्नीचर खरीदा है, या ये कहो कि गुड्स अगर उधार खरीदा हो तो क्रेडिटर के नाम से आएगा, पर अगर गुड्स के अलावा कुछ भी खरीदा है तो क्रेडिटर के नाम से नहीं, वेंडर के नाम से लिखा जाता है। पहले वेंडर था? नहीं था। पहले वेंडर नहीं था। पहले वेंडर नहीं था, पर अब वेंडर है। हाँ, 2,000 रुपए का खरीदा वेंडर से माल। क्या खरीदा है? 2,000 का फर्नीचर खरीदा गया है। अच्छा, न्यू इक्वेशन क्या है? 32,000 अभी भी कैश है, 40,000 रुपए का स्टॉक है, 2,000 का फर्नीचर है। सिंपल। 52,000 रुपया हमारे पास मालिक का पड़ा हुआ है, 20,000 रुपए अभी भी क्रेडिटर का है, और 2,000 रुपए फर्नीचर वाले का है। अच्छा, इसके बाद ये न्यू इक्वेशन हो गई। सिक्स पॉइंट लिखा हुआ पेड कैश टू क्रेडिटर्स। कह रहे क्रेडिटर के 15,000 दिए, तो सोच के देखो, जिससे माल उधार खरीद के लाए थे ये इससे लाए थे, क्रेडिटर से 20,000 का माल खरीदा था। जब माल खरीद के लाए होंगे तो इससे कहा होगा 20 दिन बाद पैसे दे देंगे, 30 दिन बाद पैसे दे देंगे, 40 दिन बाद पैसे दे देंगे। जो भी टाइम दिया होगा हमने इसे पैसे देने का, वो समय आ गया है। और वो जब समय आ गया है तो 15,000 हम दे रहे हैं, और जैसे ही 15 दे देंगे तो क्रेडिटर का हमारे ऊपर से कर्जा खत्म। तो क्रेडिटर का 20,000 रुपया था, 15 चुका दिया, हमारे ऊपर क्रेडिटर का कर्जा कम हो जाएगा। अब हमसे कोई पूछेगा क्रेडिटर के कितने पैसे हैं, तो 5,000 रुपए। और इस हिसाब से इस ट्रांजैक्शन के बाद न्यू इक्वेशन बतानी है। सबसे पहले 32,000 कैश में था, 15,000 गया तो 17,000 बचा। अच्छा, स्टॉक पे कोई असर नहीं, 40,000 का स्टॉक है। इसके बाद फर्नीचर पे कोई असर नहीं, 2,000 का फर्नीचर है। मालिक पर कोई असर नहीं, 52,000 अभी भी मालिक के हैं। और हमारे पास 5,000 अभी भी क्रेडिटर का रह गया है। 20,000 था, 5 दे दिए, अभी भी क्रेडिटर का 15 दे दिए, अभी भी क्रेडिटर का 5,000 है। अच्छा, वेंडर पे कोई असर नहीं, अभी भी वेंडर का 2,000 है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है 7 पॉइंट है सैलरी पेड। सैलरी पेड 1,000 रुपए दे रखी है ना।
तो 1,000 रुपए बिजनेस से निकल जाएगा, ये हमें पक्की बात पता है कि हमारे पास कैश 17,000 है, 1,000 निकल जाएगा। मालिक पे कोई असर नहीं पड़ेगा, फर्नीचर पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, साथ ही साथ सैलरी 1,000 रुपए दे दी तो कैश 1,000 रुपए कम हो जाएगा, स्टॉक पे कोई असर नहीं पड़ेगा, फर्नीचर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, पर मालिक पे असर पड़ेगा, 1,000 रुपए मालिक के कम हो जाएंगे। और क्रेडिटर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, और वेंडर के अभी भी 2,000 ही, कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब इसको समझ लो जरा, इस पॉइंट को। जब भी हमारे बिजनेस से कोई भी खर्चा होगा तो खर्चे का मतलब है कि नुकसान हो रहा है, और नुकसान में मालिक पर असर पड़ता है। उसका बहुत सिंपल सा रीजन है, हमारे बिजनेस से कोई पैसा निकल जाए और बदले में कुछ क्रिएट ना हो तो वो लॉस ही है। जैसे एग्जांपल के लिए, मेरी जेब में पड़े हुए हैं 1,00,000 रुपए, और वो 1,00,000 रुपए पे जाकर मैं एक मोटरसाइकिल खरीद लाया हूं, तो ये कोई लॉस नहीं है, क्योंकि कोई चीज तो आ रही है मेरे पास। बट मैंने अपने यहां पर कुछ लोगों को जॉब दे रखी है और उनको मैं सैलरी देता हूं, तो उनसे मैं सर्विस ले रहा हूं, कोई चीज ऐसी पैदा नहीं हो रही है, और वो 1,00,000 रुपए जो गए सैलरी के वो खर्चा है, और वो जो पैसे जा रहे हैं उससे कुछ आ नहीं रहा है। बस वो, हाँ, ये कह सकते हैं कि कुछ सर्विस मिल रही है पर कुछ आ नहीं रहा है, कुछ ऐसा पैदा नहीं हो रहा है जिसको मैं फ्यूचर में बेच पाऊं। जैसे वो मोटरसाइकिल खरीद के लाया, वो फ्यूचर में बेच सकता हूं। लैपटॉप अगर 1,00,000 का खरीद के लाया, फ्यूचर में बेच सकता हूं। एसी 1,00,000 का लाया, फ्यूचर में बेच सकता हूं। पर जो लड़कों ने मुझे सर्विस दी है, लड़के मेरी दुकान पर आकर काम कर रहे हैं, उनको जो मैंने सैलरी दी है, फ्यूचर में वो 1,00,000 रुपए मैं वापस नहीं ले पाऊंगा, तो वो एक खर्चा है, एक लॉस है। और लॉस मालिक का भी होता है, और लॉस मैं कहूंगा लॉस बिजनेस का है, और बिजनेस मालिक का, इसलिए मालिक का नुकसान है। सिंपल सी बात। मालिक की कैपिटल पे असर पड़ेगा, और मैंने लास्ट लेक्चर में बताया, प्रॉफिट और लॉसेस, या ये कहो इनकम और एक्सपेंसेस की वजह से मालिक पे असर पड़ेगा। इस हिसाब से कैश 16,000 रह जाता है, कैपिटल अभी भी 40 की है, फर्नीचर अभी भी 2 का है। अच्छा, कैश 16,000 और मैंने गलत बोला, कैपिटल 40 की, स्टॉक 40,000 रुपए का है, फर्नीचर 2,000 रुपए का है, और कैपिटल 51,000। क्रेडिटर अभी भी 5 के हैं, और वेंडर का अभी भी 2 है। यह है न्यू इक्वेशन। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। पहला पॉइंट, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस शुरू करा है 70,000 से, तो कैश 70,000 रुपए का आया है। और किसने ये कैश दिया है? मालिक ने दिया होगा पैसा, तो 70,000 रुपए मालिक ने दिए। फिर लिखा हुआ है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। सेकेंड पॉइंट, दूसरा ट्रांजैक्शन है क्रेडिट परचेज, मतलब हमारे बिजनेस ने उधार माल खरीदा है। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, उधार माल खरीदा है 18,000 रुपए का। उधार खरीदेंगे, पैसा जाएगा नहीं, पर माल जरूर आएगा 18 का, है ना। तो उधार खरीदा है, पैसा जाएगा नहीं, पर माल जरूर आएगा, जो कि पहले नहीं था, पर अब 18,000 रुपए का है। और हमने उधार खरीदा, तो हम पक्की बात है कि जिससे खरीदा उसको क्रेडिटर बोलते हैं। पहले क्रेडिटर 0 के थे, पर अब 18,000 रुपए के। मालिक पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इस हिसाब से नई इक्वेशन, न्यू इक्वेशन हमारी जो बनेगी वो ये होगी। $70,000 का कैश, 18,000 का स्टॉक, कैपिटल 70,000, और बाहर वालों का कर्जा 18। फिर लिखा हुआ है वेजेस आउटस्टैंडिंग। थर्ड पॉइंट, वेजेस आउटस्टैंडिंग
ये काफी प्यारा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेजेस आउटस्टैंडिंग, वेजेस आउटस्टैंडिंग है हमारा थर्ड पॉइंट दे रखा है। थर्ड पॉइंट है आपका पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, हम पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिटर्स का, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, और हम पेमेंट कर रहे हैं 17,500। जरा सोच के देखो, और फिर लिखा हुआ है इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब है कि हमारी जेब से 17,500 जा रहे हैं, बट उसका पूरा कर्जा हम चुका रहे हैं। क्या मतलब है इसका? मतलब यह है मेरे बिजनेस ने क्रेडिटर्स से 18,000 रुपए का माल खरीदा था। बदले में क्रेडिटर से कहा, क्रेडिटर साहब तुम्हारे 17,500 दे पाएंगे, और 17,500 देने का मतलब ये नहीं कि 500 बाद में देंगे, 500 कभी नहीं मिलेंगे। जितना तुम्हारा पैसा है वो पूरा पेमेंट करूंगा मैं सिर्फ 17,500 देकर। क्रेडिटर ने कहा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 17,500 में हिसाब किताब बराबर करते हैं। तो 500 रुपए एक तरीके से हमारे बिजनेस का फायदा हो गया है। सिंपल सी बात, मतलब हमारे बिजनेस के ऊपर कर्जा 18,000 का था, 17,500 देके ही हमने उस क्रेडिटर से पीछा छुड़ा लिया। तो जरा सोच के देखो, क्रेडिटर का 18 था, वो तो पूरा का पूरा जीरो हो गया। तो हम ये लिख रहे हैं 18,000 क्रेडिटर के थे, पर अब 1 रुपया भी नहीं देना, इसलिए 18,000 पूरे के पूरे खत्म, इसलिए 18 माइनस कर रहे हैं। बट हमारे पास से रुपया जो मेरी जेब से क्रेडिटर को पैसा जाएगा वो 17,500 जाएगा, जबकि क्रेडिटर का सारा पैसा खत्म हो गया। तो ये बड़ी आसान बात है कि मेरे ऊपर किसी का 18,000 है, मैंने अपनी जेब से निकाल के कहा ये लो 17,500 और इसके बाद कभी नहीं दूंगा। तो उसने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, 17,500 देके हिसाब किताब क्लियर करते हैं। तो उसका पूरा मेरे जो ऊपर 18,000 रुपए कर्जा था वो पूरा का पूरा क्लियर हो गया है, इसलिए उसके 18 थे, अब बचेंगे नहीं 18, तो जीरो हो जाएगा, इसलिए 18 माइनस कर रहा हूं। अच्छा, साथ ही साथ 18,000 का कर्जा हमने 17,500 में चुका दिया, 500 रुपए का फायदा है। और फायदा किसका है? मालिक का, बिजनेस का है। और बिजनेस किसका है? मालिक का है। सिंपल। अच्छा, इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और न्यू इक्वेशन सत्तर हजार में से 17,500 दे दिए, इसका मतलब है मेरा बच रहा है 52,500। इसका मतलब मेरे पास 70,000 थे, इतने रुपए देने के बाद इतने रुपए मेरे पास बचे हुए हैं। स्टॉक अभी भी 18,000 रुपए का ही है। अच्छा, मालिक बहुत खुश है, कह रहा है 500 रुपए बचा दिए बिजनेस के, तो अब 70,500 हो गए मालिक के। और क्रेडिटर का कोई भी पैसा नहीं है, अब जीरो। क्रेडिटर का पेमेंट हमने पूरा का पूरा कर दिया, मतलब फुल सेटलमेंट कर दिया। इस फुल सेटलमेंट का मतलब ये कि आपके पास पैसे ज्यादा हैं, आपके ऊपर पैसे ज्यादा हैं, पर आप पैसे कम दे रहे हैं, और वो पैसे कम देने पर भी सामने वाला कह रहा है ठीक है, ओके, फुल सेटलमेंट। अच्छा, आगे 4 पॉइंट लिखा हुआ है। 4 पॉइंट है आपका परचेज मशीनरी। परचेज मशीनरी, मशीन खरीदी है, तो बताओ हमारे पास एक नई एसेट और पैदा हो रही है, मशीनरी। अच्छा, मशीन कितने की खरीदी है? तो कह रहे हैं 20,000 की खरीदी है। तो पहले मशीन नहीं थी, पहले नहीं थी, पहले नहीं थी, पहले नहीं थी, पहले नहीं थी, पर अब है 20,000 की, और वो भी कैश में खरीदी है। तो सब 20,000 रुपए और बिजनेस के
बिजनेस के कैश में से कम हो जाएगा। पहले बिजनेस के पास 52,500 थे, 20,000 और चले जाएंगे और स्टॉक पे कोई असर नहीं, मालिक पे कोई असर नहीं, और क्रेडिटर्स तो हमारे अब बचे ही नहीं है, जीरो। और अब फाइनल टोटल कर रहे हैं 32,500 प्लस 18,000 प्लस 20,000 प्लस 70,500 रुपए हैं कैपिटल के और क्रेडिटर का जीरो। सिंपल। न्यू इक्वेशन। अच्छा, इसके बाद एक लास्ट पॉइंट बचा है इसी क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, 5th पॉइंट कह रहे हैं डेप्रीशिएशन ऑन मशीन। ये लिखा हुआ है मशीन पे डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी। कितने की डेप है? तो कह रहे हैं 2,000 रुपए की डेप है। ठीक है, अब सबसे पहले तो मैं आपको पहले तो लिख के बता देता हूं क्या करना है। 2,000 रुपए की डेप है, यानी कि मशीन में से 2,000 माइनस होने और 2,000 रुपए मालिक के भी माइनस होने, बाकी जीरो, जीरो इफेक्ट। और इस तरीके से हमें फाइनली लिखना है 32,500 कैश है, 18,000 का स्टॉक है, 18,000 की मशीन है, मालिक का पैसा 68,500 है और बाकी क्रेडिटर जीरो से लिखने की जरूरत है नहीं और लिखेंगे न्यू इक्वेशन। अच्छा, अब इसमें साथ ही साथ आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। समझाना क्या है? समझाना यह है कि ये डेप्रीशिएशन को आपको समझना है कि आखिर डेप्रीशिएशन क्या है। पहली बात तो डेप्रीशिएशन आपको पता होना चाहिए, ये चैप्टर है एक पूरा हमारे क्लास 11th अकाउंटेंसी में, फिर भी मैं आपको यहां पर समझा दूं। डेप्रीशिएशन का मतलब है ये जो हमने 20,000 रुपए की मशीन खरीदी थी ना, इस मशीन का हम यूज कर रहे हैं, मशीन का यूज कर रहे हैं, तो कोई एसेट अगर यूज करते हैं तो वक्त के साथ साथ जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है वो मशीन हमारी खराब होती जाती है, या आप ये कहें कि हम यूज कर रहे हैं तो मशीन घिसती जा रही है। तो मशीन जो अपनी वैल्यू होती जा रही है, जैसे मैं एक कार खरीद के लाया आज 10 लाख रुपए की, कुछ दिनों बाद वो 10 लाख की नहीं रहेगी, उसकी कीमत गिरती जाएगी। कीमत गिरने का मतलब ये नहीं कि मार्केट में कीमत गिर रही है, मुझे पता है कि अगर मैं उसे बेचूंगा तो 10 की बिकने वाली नहीं है, क्योंकि मैं लगातार उस कार का इस्तेमाल कर रहा हूं, यूज कर रहा हूं, कार पुरानी हो रही है, कार बूढ़ी हो रही है, कार घिस रही है। तो जितनी भी एसेट्स हमारी पुरानी हो रही हैं, वो घिस रही हैं, यूज हो रही हैं, उस यूज होने को बोलते हैं डेप्रीशिएशन। तो कह रहे हैं 20,000 रुपए की मशीन थी जब खरीदी थी, तब कुछ टाइम बाद, कुछ महीनों बाद 2,000 का डेप लग गया है, और ये जो 2,000 रुपए का डेप है ये एक तरीके का लॉस है। और 20 की मशीन थी, 2,000 से घिस गई है, पुरानी हो गई है, यूज हो गई है, आज फिलहाल में जिस तरीके की मशीन दिख रही है उसकी कीमत 18 है, इसलिए मैंने 2,000 माइनस करे। अब साथ ही साथ मालिक के खाते से क्यों माइनस हुए 2,000? ये जो 2,000 रुपए माइनस करें ये लॉस है, और आप अच्छे से जानते हैं बिजनेस के अंदर होने वाला किसी भी तरीके का लॉस, बिजनेस के अंदर होने वाला किसी भी तरीके का प्रॉफिट, बिजनेस का अगर प्रॉफिट हुआ तो बिजनेस को ऊपर ले जाएगा, बिजनेस को ऊपर ले जाएगा इसका मतलब इन्वेस्टर्स को ऊपर ले जाएगा, इन्वेस्टर्स को ऊपर ले जाएगा मतलब मालिक का फायदा। और बिजनेस के अंदर अगर लॉस हो रहा है तो बिजनेस को नीचे ले जाएगा, बिजनेस को नीचे ले जाने का मतलब इन्वेस्टर्स को नीचे ले जाएगा, इन्वेस्टर्स को नीचे ले जाने का मतलब मालिक का नुकसान। इसलिए ये लॉस मालिक का नुकसान है, इसलिए माइनस किया है। अगर ये लॉस ना होता तो मालिक के 70,500 ही होते, पर इस लॉस की वजह से 68,500। और ये हमारी है नई इक्वेशन, आपकी बुक में ये आंसर होगा, सिंपल सी बात। अब क्वेश्चन नंबर चल रहे हैं हम 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, पहला पॉइंट, स्टार्टेड बिजनेस
विद कैश, बिजनेस शुरू हुआ है कैश से और कैश लगाया है मालिक ने। मालिक ने कैश लगाया 50,000 रुपए और ये पता है मालिक ने लगाया तो कैपिटल 50,000। इसके बाद लिखा हुआ है सेकेंड पॉइंट, सैलरीज पेड। और आप अच्छे से जानते हैं कि अगर सैलरीज पेड कर रहे हैं तो ये एक लॉस है। 2,000 रुपए दुकान से निकल जाएंगे और ये 2,000 रुपए दुकान से निकलने का मतलब मालिक का भी नुकसान है। और हम इस तरीके से न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन 48,000 कैश बचेगा और मालिक का पैसा भी 48 बचेगा। ये सैलरी क्यों माइनस कर रहे हैं कैपिटल से, ये मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताइए। इसके बाद थर्ड पॉइंट, वेजेस आउटस्टैंडिंग। वेजेस आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है वेजेस 200 रुपए। तो देखो सबसे पहले एक बात बता दूं, आउटस्टैंडिंग का मीनिंग क्या होता है। आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि हमारे बिजनेस ने, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि हमारे बिजनेस में पैसे दिए नहीं है, पैसे रह गए हैं, है ना। अभी तक दिए नहीं है, पैसे रह गए हैं। अब एक बात बताओ, पैसे बिजनेस के अंदर रह गए देना अभी, तो इसका मतलब कैश तो जाएगा नहीं, सबसे पहली बात है ना, रुपए तो जाएंगे नहीं। अच्छा दूसरी बात, पैसे अगर किसी के रह गए देना, किसी की सैलरी देना रह गई है, किसी की वेजेस देना रह गई है, या मान लो आपके स्कूल, आप खुद आपके स्कूल की फीस आपको देना रह गई है, तो वो आपकी लायबिलिटी है और लायबिलिटी लिखी जाती है यहां वेजेस आउटस्टैंडिंग के नाम से, सिंपल। तो 200 रुपए हमारी लायबिलिटी है जो कि पहले कभी नहीं थी, पहले कभी नहीं थी, पहले कभी नहीं थी, पर अब 200 रुपए देना हमारी लायबिलिटी है, सिंपल। अच्छा अब एक और खास बात, ये जो 200 रुपए रह गए देना ये तो लायबिलिटी है, पर एक चीज और है, आप जरा नाम पढ़ के देखिए ये है क्या, वेजेस। और मैंने क्या कहा था, जो भी खर्चे हैं या तो आपने पेड कर दिए या रह गए। तो एक बात बताओ, मुझे स्कूल की फीस मैंने दे दी तो भी खर्चा, और नहीं दिए तो भी खर्चा, बस फर्क इतना है कि खर्चे के साथ साथ अब वो लायबिलिटी भी है। तो मैंने ये वेजेस दिया भले ही नहीं है, पर ये मेरा खर्चा है, और खर्चा तुम्हें पता है जैसे ये सैलरी माइनस हुई थी ऐसे ही यहां से 200 रुपए माइनस होंगे कैपिटल से। इसका मतलब वेजेस आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट क्या है कि वेजेस देना रह गया है, वो देना रह गया तो एक ये नई लायबिलिटी है। मतलब मेरा बिजनेस कह रहा है कि मालिक के पैसे देना रह गए, मेरा बिजनेस कह रहा है कि रोहन नाम के लड़के से उधार लिए थे उसके पैसे देने रह गए, मेरा बिजनेस कह रहा है बैंक से लोन लिया था उसके पैसे देने रह गए। एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मेरा बिजनेस ऐसा सोच रहा है, मेरा बिजनेस एक और चीज सोच रहा है कि यार इस बार मैं वेजेस नहीं दे पाया था वो भी देना रह गया। अब एक ये नई लायबिलिटी और पैदा हो गई, तो इसे नई लायबिलिटी पैदा हुई है वेजेस 200 रुपए, और चूंकि ये वेजेस खर्चा है, दो या मत दो आपका नुकसान तो है ही, क्योंकि कभी ना कभी तो वेजेस देना ही पड़ेगा। और इस तरीके से न्यू इक्वेशन हमारी 48,000 कैश, 47,800 मालिक का पैसा और 200 वेजेस। अच्छा ये न्यू इक्वेशन है। इसके बाद अगला पॉइंट कह रहे हैं इंटरेस्ट ड्यू, फोर्थ पॉइंट, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। अब एक बात बताओ, ये और ये सेम है,
ये वाला पॉइंट। वेजेस आउटस्टैंडिंग मतलब पैसा देना रह गया, ऐसे ये कह रहा है। ब्याज ड्यू तो हो गई मतलब देनी है, बट अभी तक दी नहीं है। कितनी ब्याज देनी है? 100 रुपए अभी तक दी नहीं है, तो पैसे तो जाएंगे नहीं। और हमें पता है एक नई लायबिलिटी और पैदा हो गई, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। पहले ये लायबिलिटी जीरो थी, पहले जीरो थी, पहले जीरो थी, पहले जीरो थी, पहले जीरो थी, बट अब ये नई लायबिलिटी पैदा हो गई 100 रुपए की। सिंपल। अच्छा, ये 100 रुपए की जो लायबिलिटी पैदा हो गई, आपको पता है कि वेजेस पे कोई असर नहीं, पर मालिक का 100 रुपया कटेगा, क्योंकि ये ब्याज क्या है? खर्चा है, देना रह गया इसलिए लायबिलिटी है। और साथ ही साथ जैसे ये वेजेस देना रह गया था, लायबिलिटी है, पर मालिक का पैसा कटा, ऐसे ये ब्याज देना रह गई, लायबिलिटी पर मालिक का पैसा कटेगा। क्योंकि खर्चे में मालिक का पैसा इसलिए कटेगा क्योंकि खर्चा एक नुकसान है, नुकसान से बिजनेस कमजोर होता है, ऐसा समझ सकते हैं। बिजनेस का लॉस होता है, बिजनेस का लॉस मतलब मालिक का लॉस। और यहां लिखेंगे न्यू इक्वेशन। 48,000, 47,700, 200 वेजेस रह गया और 100 रुपए इंटरेस्ट रह गई है। देखो, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी। अब आगे चलते हैं। रेंट पेड इन एडवांस, 5वां पॉइंट। रेंट 150 रुपए। तो सबसे पहली बात, अब यहां एक बहुत अच्छी बात है, मैं आपको इसे क्लियर कर दूं। देखो, कोई पैसे हमारे ऊपर चढ़ गए और देना रह गए, नॉट पेड, अभी तक दिए नहीं है, अभी तक दिए नहीं है, तो ये हमारा खर्चा है सबसे पहली बात, और देना रह गया तो लायबिलिटी भी है। बट इसके साथ ऐसा नहीं है। रेंट, सबसे पहली बात, रेंट दिया तो है, इसका मतलब पैसे गए। अच्छा, कितने पैसे गए वो भी देखो। रेंट के पैसे 150 रुपए गए, तो इसका मतलब 150 रुपए गए सबसे पहले, क्योंकि मेरे बिजनेस की जेब में 48,000 था पहले से, 150 चला गया, तो मेरे बिजनेस के अंदर बचेगा अब कितना? 47,850। सिंपल। बट एक खास बात है इसके अंदर, ये एक ऐसा किराया है जो कि हमने एडवांस में दे दिया है। अब जरा सोच के देखिए आप, अगर आप किसी को एडवांस में कोई चीज दे दें, जिसका मैं सबसे बेस्ट अगर एग्जांपल दूं, तो मुझे लगता है आप ऐसा समझिए कि आपने अपनी फीस किसी टीचर को एडवांस दे दी। अब जरा सोच के देखो कि आप अभी पढ़ रहे हैं और आपने अपनी फीस एडवांस, का मतलब है कि आपने अगले 5 महीने की फीस एडवांस में दे दी। सिंपल सी बात। अब जरा सोच के देखो, आपने 5 महीने की फीस एडवांस में दे दी अभी से ही, और आपके फादर का ट्रांसफर हो जाए और ट्रांसफर की वजह से आपको जाना पड़े शहर छोड़कर, तो क्या आप वहां पर कोचिंग पढ़ रहे होंगे? नहीं, आप वहां पर नहीं पढ़ रहे होंगे। और आपको क्या करना होगा? जिसको एडवांस में फीस दी है उससे आप मांग सकते हैं, है ना। इसका मतलब है आपने जिसको एडवांस में अगले 5 महीने की फीस दे दी है और आपने अभी तक उससे कोई भी सर्विस नहीं ली है, अभी तक आपने जो एडवांस फीस दे रखी है उसका कोई भी बेनिफिट नहीं उठाया है, तो याद रखो, जब हम कोई एडवांस में फीस वगैरह दे देते हैं या कोई हम एडवांस में खर्चा कर देते हैं और अगर उसका बेनिफिट ना उठाएं, अभी तक अगर उसका बेनिफिट ना मिला हो हमें हमारे दिए गए एडवांस का, तो वो खर्चा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब खर्चा नहीं है, मतलब मालिक के पैसों में से तो नहीं कटेगा, भले ही ये किराया है, पर आपने किराया खर्चा है, पर किराया आपने एडवांस में दे दिया। हो सकता है एग्जांपल के लिए, मैं एक रूम मैंने ले रखा है रेंट पर और मैंने आने वाले 7 महीने का किराया दे दिया है ना। अब सोच के देखो, आने वाले 7 महीने किराया दे दिया, किसी वजह से मुझे वो शहर छोड़ना पड़े, तो वो सामने वाला जो लैंडलॉर्ड है, जो मकान मालिक है, वो मुझे पक्का वो किराया वापस कर देगा। इसका मतलब मेरा दिया गया एडवांस हमेशा मेरा अधिकार है, मैं कभी भी पैसे मांग सकता हूं। अधिकार मतलब एसेट, तो यहां लिखा जाएगा एडवांस रेंट। पहले एडवांस नहीं था, पहले एडवांस नहीं था, पहले 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 नहीं था, है ना। अच्छा, बट अब है, पहले नहीं था, अब है 150 का एडवांस।
और ये एडवांस दे दिया, ये खर्चा बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मालिक पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। और हमारे द्वारा दिया गया एडवांस हमारा अधिकार है। और आप ऐसे ऐसे मान के चलो, आप अपने स्कूल की जब एडवांस फीस दे देते हैं तो कितना सीना चौड़ा कर घूम रहे होते हैं कि मैंने तो एडवांस दी है, ना प्रिंसिपल साहब कुछ कह पाएंगे, ना क्लास टीचर कुछ कह पाएंगे। कोई अगर पूछेगा भी, बाकी बच्चों की मार लग रही होगी कि फीस जमा करो, और मैं एकदम आराम से बैठा हूंगा कि मैंने तो एडवांस दे दिया। एडवांस मतलब हमारा अधिकार। अच्छा, इसके बाद 47,700 प्लस 200 प्लस 100, और देखेंगे आप तो ये इसका टोटल और इसका टोटल ये बराबर बैठेगा। इसका मतलब एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी, और ये है आपकी न्यू इक्वेशन। सिंपल, बहुत आसान है। चलो अब क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पहला पॉइंट है हरीश started business with cash ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा चुका हूं। बिजनेस के अंदर कैश आया कितना, 18,000 रुपए, और किसने लगाया ये आपको पता ही है, मालिक ने लगाया, और उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। कैपिटल 18,000 रुपए मालिक ने लगाई है। अच्छा, इसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन है। सेकंड ट्रांजैक्शन लिखा हुआ परचेज गुड्स फॉर कैश 5,000 एंड ऑन क्रेडिट 2,000। इसका मतलब 7,000 रुपए का माल खरीदा गया है। परचेज गुड्स इन कैश ₹5,000 एंड ऑन क्रेडिट उधार पर खरीदा गया है 2,000 रुपए का। अब आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब 5,000 रुपए का माल खरीदा कैश में, तो बिजनेस से 5,000 रुपया तो निकल जाएगा, और माल हमने खरीदा है 7,000 रुपए का, जिसमें से 5,000 रुपए का तो कैश में खरीदा है और 2,000 रुपए का उधार खरीदा है। उधार खरीदने पर आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि जिससे खरीदा होता है वो क्रेडिटर कहलाता है। पहले क्रेडिटर 0 थे, पर अब 2,000 रुपए के क्रेडिटर से माल खरीद लिया है। 5,000 रुपए का कैश और 2,000 रुपए का उधार। टोटल हमारे पास एसेट्स के अंदर जो स्टॉक है वो पहले 0 था, पर अब 7,000 रुपए का है। सिंपल। अच्छा, इसके बाद ये दूसरे ट्रांजैक्शन के बाद अगर इक्वेशन देखें कि बिजनेस किस पोजीशन पर है इस दूसरे ट्रांजैक्शन के बाद, तो बिजनेस की न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन क्या है, किस पोजीशन पर है। तो पहले 18,000 थे, 5,000 चले गए, इसका मतलब 13,000। स्टॉक पहले 0 था, पर अभी 7,000 का खरीद लिया है, इसका मतलब इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन में स्टॉक 7,000 का है। मालिक पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मालिक का अभी भी 18,000 रुपए, और अब एक और नया कर्जा पैदा हो गया है, क्रेडिटर 2,000 रुपए का। इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4,000, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹4,000, और एक शब्द और है इसके अंदर, कॉस्टिंग 2,400, कॉस्टिंग 2,400। इसका मतलब क्या है, 2,400 रुपए की कीमत का माल 4,000 में बेच दिया। तो सबसे खास बात, आप अच्छे से जानते हैं कि हमारे बिजनेस के अंदर 7,000 रुपए का माल है। 7,000 रुपए का जो माल पड़ा हुआ है उसमें से 2,400 रुपए का माल बेच दिया है, तो 2,400 रुपए का माल तो हमारे बिजनेस से कम हो जाएगा। अब ये जो 2,400 का माल है वो बिका कितने का, 4,000 का, और वो भी कैश में, तो 4,000 रुपए मेरे बिजनेस के अंदर कैश बढ़ जाएगा। पहले मेरे बिजनेस के अंदर 13,000 था, 4,000 रुपए बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात। इसके बाद 2,400 का माल 4,000 में बेचेंगे तो हमारा फायदा है 1,600 रुपए का, और 1,600 रुपए का फायदा किसका है, मालिक का। सिंपल। या मैं कहूंगा 2,400 का माल 4,000 का बेच दिया, 1,600 का फायदा हुआ बिजनेस का, और बिजनेस किसका है, मालिक का, तो मालिक का 1,600 का फायदा है। इस ट्रांजैक्शन के बाद एक नई इक्वेशन देख रहे हैं कि आखिर नई इक्वेशन क्या है।
अब हमारे बिजनेस के अंदर 13,000 पहले से था, 4,000 और आ गया, इसका मतलब है 17,000 कैश में। अच्छा, 7,000 रुपए का अच्छा खासा स्टॉक 7,000 रुपए का था, 2,400 रुपए का स्टॉक बिक गया है, इसका मतलब 4,600 रुपए का स्टॉक बचा है। और मालिक का 18,000 था, 1,600 का फायदा, इसका मतलब 19,600 रुपए मालिक के हो गए। और क्रेडिटर का तो अभी भी 2,000 है, कर्जा तो चुक ही नहीं रहा है, जीवन निकल गया, कर्जा नहीं चुक रहा है। अच्छा, इसके बाद अगला पॉइंट, फोर्थ, रेंट पेड। रेंट पेड 1,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग। लो, किराया 1,000 रुपए दिया, कर्जे से याद आ गया कि ये कर्जा बिजनेस चुका नहीं पा रहा है, एक और कर्जा चढ़ गया है, किराया 1,000 रुपए और उसके बाद भी किराया देना रह गया, कितना? 200 रुपए, रेंट 200 आउटस्टैंडिंग। बताओ, इतनी गरीबी चल रही है कि 1,000 रुपए किराया दे दिया, उसके बाद भी 200 का किराया रह गया देना। सिंपल। तो आप अच्छे से जानते हैं, 1,000 रुपए किराया गया यानी कि जेब से पैसा निकल गया, या मैं ये कहूंगा बिजनेस की जेब से कैश 1,000 रुपए निकल गया। इसके बाद 200 रुपए अभी भी देना बाकी है, अभी तक वैसे ही बिजनेस परेशान है कि क्रेडिटर के पैसे देने हैं, अब ये किराए की वजह से और बिजनेस परेशान चल रहा है कि किराया देना है, और किराया जो रह गया आप अच्छे तरीके से जानते हैं, रह जाने को हम आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। पहले किराया हमारे ऊपर जीरो था, पहले जीरो था, पहले जीरो था, पहले जीरो था, पहले जीरो था, सिंपल सी बात। बट अब किराया हमारे ऊपर है, यानी कि पहले कभी भी किराया नहीं रह गया था, बट अब हालात ऐसे चल रहे हैं कि 200 का किराया और रह गया देना, सिंपल सी बात। 1,000 रुपए दे दिए, 200 रुपए रह गए, टोटल 1,200 रुपए का खर्चा है। और आप अच्छे से जानते हैं, अगर बिजनेस में से कोई भी खर्चा हो रहा है तो उससे बिजनेस पे असर पड़ रहा है, बिजनेस का नुकसान हो रहा है, और बिजनेस का नुकसान मतलब मालिक का नुकसान, सिंपल सी बात। और अब इस ट्रांजैक्शन के बाद नई इक्वेशन देख रहे हैं, 17,000 रुपए बिजनेस के पास पड़े थे, 1,000 रुपए चले गए तो 16,000 बचे। अच्छा, स्टॉक पे कोई असर नहीं, तो इसका मतलब जीरो असर, जीरो इफेक्ट, तो जीरो डाल देते हैं। 4,600 का स्टॉक अभी भी है। मालिक का नुकसान हो गया 19,400, यानी कि 18,400 रुपए मालिक के बचे हैं। क्रेडिटर का अभी भी कुछ नहीं दिया है, जीरो इफेक्ट, क्रेडिटर का आज भी 2,000 रुपया है, पहले भी 2,000 था, कुछ नहीं दिया तो जीरो इफेक्ट, आज भी 2,000 है। एक नया कर्जा और चढ़ गया 200 रुपए का, सिंपल सी बात, बहुत आसान है, इजी। ये न्यू इक्वेशन है। और इस तरीके से आप देखो, एसेट्स और लायबिलिटी का टोटल बराबर होगा, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी, सिंपल, बहुत आसान है।